गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अपन शुरू करते हैं आगे का टॉपिक। अपन ने कौन कौन से धातुएं पढ़ ली थी? स्वर्ण, रजत, ताम्र और लौह। अब ये चारों जो थी ये थी शुद्ध लौह। ठीक है। जैसे रस रत्न समुच्चय ने तीन कैटेगरी बनाई थी 9 धातुओं की। ठीक है, मतलब रस रत्न समुच्चय ने टोटल 9 धातुएं मानी। उनमें तीन कैटेगरी बनाई, शुद्ध लौह, पूती लौह और मिश्र लौह। तो उसमें अपना शुद्ध लोह वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अपन ने स्वर्ण पढ़ लिया, अपन ने रजत पढ़ लिया, अपन ने ताम्र पढ़ लिया और अपन ने लोह पढ़ लिया। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे क्या? वंग धातु। ठीक है। वंग और नाग, ये दोनों जो है आचार रसरत्न समुच्चय में क्या बनी गई है? पूती लोह। ठीक है। पूती लोह किसे कहते हैं? जो आसानी से पिघल जाए। ठीक है। और जो अग्नि में डालने पर जो है गंध दे, बहुत जबरदस्त स्मेल उत्पन्न करे, तो वो पूती लोह हो गया। ठीक है। तो आज अपनी पूती लोह जो है स्टार्ट होगा। तो पूती लोह में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वंग। तो वंग शुरू करते हैं। हाँ, तो वंग अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले वंग का संस्कृत नाम क्या होता है? वंगम। ठीक है। हिंदी में इसको रांगा बोलते हैं। फिर इसका अंग्रेजी नाम इसको टिन बोलते हैं, और स्टेनम इसका है ना लैटिन नेम है, स्टेनम। तभी तो इसको एसएन से डिनोट करते हैं। ठीक है। परमाणु संख्या 50। और इसमें द्रवणांक क्या होता है इसका, मतलब मेल्टिंग पॉइंट 232 डिग्री सेल्सियस। अब आपने देखा पूती जो अपने लोह पढ़ते थे अब तक, शुद्ध लोह, उनका 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था सबका टेम्परेचर। चांदी का 960 था मेल्टिंग पॉइंट, सोने का 1063 था, और लोहे का उससे भी ज्यादा था। ठीक है। तो इस प्रकार से जो उनके बहुत ज्यादा थे मेल्टिंग पॉइंट, यानी वो आसानी से पिघलने वाली नहीं थी। जबकि यहाँ पे देखे वंग या टिन, तो वो क्या है, 232 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघल जाती है। क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट की अपन बात करें तो वो ज्यादा होता है। वो वो होता है 2702 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। मतलब 2700 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये अ, उबलती है, या फिर है ना वेपोराइज होने लगती है। ठीक है। तो आप ऐसे मान सकते हो। परमाणु भार 118.70, ये सारा आपको कहाँ मिल जाएगा? बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है। अपन पढ़ते हैं अभी इसके पर्याय। तो इसके पर्याय है वंगक, रंग, रंगक, शुद्रलोह। ठीक है। कुरूप्य, त्रपु, त्रपुष, त्रपुस, ये सारे जो है इसके पर्याय हैं। ठीक है। त्रपुष एक प्लांट भी आता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। ये अपन धातु के रेफरेंस में बोल रहे हैं, तो वंग धातु का एक पर्याय त्रपुष भी है। ठीक है। अब अपन ये बात करें, वेदों में वंग का उल्लेख मिलता है। इसको क्या है कि चरक संहिता वगैरह सब जगह, कई जगह इसका मतलब वर्णन बताया गया है। ठीक है। और वैसे ही पारद से रिलेटेड कर्मों में भी जो है इसका वर्णन बताया गया है। ठीक है। बाकी अपन ने कांस्य निर्माण पढ़ेंगे कांस्य के बारे में। तो कांस्य निर्माण में भी वंग का जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है। मुख्य घटक होता है। उत्पत्ति की बात करें तो इंद्र के शुक्र से इसकी उत्पत्ति बतलाई गई है। ठीक है। अब इसकी कैसी फिजिकल अपीयरेंस होती है? तो ये श्वेत से वर्ण की होती है, चांदी के समान। ठीक है। प्रकृति में खनिज और यौगिक दोनों रूपों में मिलती है। मुक्त रूप में जो है, मतलब प्योर जिंक फॉर्म में नहीं मिलती है, यानी इसके केवल खनिज ही मिलते हैं। अच्छा, जो अपने सॉरी जिंक नहीं, मैं मतलब टिन की बात कर रहा हूँ, तो मुक्त रूप में नहीं मिलती है। ठीक है। और यह जिंक से जो है मृदु और नाग से कठोर होती है, यानी जिंक ज्यादा सॉलिड होती है। क्रम बताओ ना सॉलिडिटी का। तो सबसे पहले जिंक है। ठीक है। उससे मृदु टिन यानी एसएन है। और उससे भी मृदु कौन सी हो गई? आ, अपनी नाग यानी लेड। इस तरह से जो है इनका मजबूती का, कठोरता का क्रम बता रखा है, काठिन्य बता रखा है। ठीक है। तो ये याद रखना आप। फिर उसके बाद इसमें क्या बता रखा है कि ये आघात वर्धनीय है बहुत ज्यादा, और साधारण जो जलवायु है उसका वंग पर क्या है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। ये चीज आप याद रखना। फिर उसके बाद अपन इसके बात करें खनिजों की। तो खनिजों की क्या है? टिन स्टोन, ये खनिज प्राप्त होता है इसका, जिसका फॉर्मूला है SnO2, मतलब टिन ऑक्साइड। ठीक है। तो टिन ऑक्साइड इसका एक खनिज रूप में प्राप्त होता है, जिससे अपन वंग की प्राप्ति करते हैं। ठीक है। अब वंग का जो अयस्क होता है उसमें गंधक, आर्सेनिक, लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, ताम्र, ये सब जो पाए जा सकते हैं। ठीक है।
तो इनको अलग अलग क्रियाओं के द्वारा, जैसे कोई सांधन करके करता है, कोई जारण करके, कोई विद्युत चुंबकीय पृथक्करण करके, जैसे लोहा आदि मिक्स हो तो विद्युत चुंबकीय पृथक्करण करके लोहा आदि को अलग करता है। कुछ मिट्टी वगैरह मिक्स हो जाए तो उसको प्रक्षालन वगैरह के द्वारा, ठीक है, उसको गला के जो है उसमें से जो हैवी मेटल्स की अशुद्धियां हैं वो दूर की जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है इसको एक्सटर्नल जितनी भी अपद्रव्य वगैरह होते हैं या धातुओं के अपद्रव्य होते हैं उनको दूर किया जाता है, ठीक है। ये फिजिकल प्रोसीजर्स चल रहे हैं। फिर अपन बात करते हैं इसके प्राप्ति स्थानों की। तो प्राप्ति स्थान की यहाँ पे क्या बात है, बर्मा, साउथ अफ्रीका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, साइबेरिया आदि देशों में जो है ये पाया जाता है। भारत में झारखंड, बिहार में, हजारीबाग एवं सिंध भूमि में, ठीक है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश और मुंबई में जो है वंग मिलता है। अब कल शायद क्लास ले रहा था तब एक ने पूछा था किसी ने कि वो से ये सिंह भूमि तो बिहार में है ना। हाँ है। तो यहाँ पे बुक में क्या है, झारखंड और बिहार का एक साथ ही डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, क्योंकि ज्यादातर खनिजों के खाने वगैरह है ना, खदानें, वो झारखंड और बिहार में ही पाए जाती है, इसलिए शायद एक साथ इनका डिस्क्रिप्शन बुक में आप देखना, झारखंड और ब्रैकेट में बिहार कर रखा है। ये जैसा लिख रखा है ना नोट्स में, बिल्कुल वैसा ही बुक्स में दे रखा है, मतलब झारखंड बिहार का एक साथ ही वर्णन कर रखा है, आसपास ही है ना दोनों, इसलिए शायद, ठीक है। अब भेद की बात करें तो भेद रस रत्न समुच्चय, भेद इसके दो माने गए, रस तरंगिणी ने किए हैं इसके भेद, ठीक है। तो भेद क्या है, खुरक वंग और मिश्रक वंग, ठीक है, ये दो भेद किए। इनमें से खुरक वंग जो है मेडिसिनल पर्पज से यूज करते हैं, और मिश्रक वंग जो है वो अहितकर बताया गया है, निकृष्ट बताया गया है। अब खुरक वंग के लक्षण देख लेते हैं कि यह अन्य धातु मिश्रण रहित होता है, श्वेत वर्ण का होता है, मृदु होता है, स्निग्ध होता है, अग्नि पर शीघ्र पिघलने वाला होता है, वजन में भारी और पिघलने पर शब्द रहित होता है। ये जो है खुरक वंग की स्पेशलिटीज हैं या उसके गुण हैं। मिश्रक वंग की बात करें तो कृष्ण श्वेत वर्ण का, चूंकि इसमें अदर धातुओं की इनके शुद्धियां मिक्स हैं ज्यादा, तो इसलिए कृष्ण श्वेत वर्ण का होता है, रूक्ष होता है, कठिनता से पिघलने वाला होता है, और अन्य धातुओं का इसमें मिश्रण होने से यह कठिन यानी सॉलिड ज्यादा होता है, ठीक है। फिर अपन बात करें ग्राह्यता की, कि खुरक वंग ही गुणों में उत्तम होने से औषधि कार्यों के लिए ग्रहण करना चाहिए, और मिश्रक वंग अहितकर होता है, इसका जो है मेडिसिनल पर्पज से प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये बता रखा है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि अब एक चीज है, अगर आपसे बड़े 10 नंबर या 20 नंबर में पूछा जाए ना, तो आप एक पॉइंट वहां पे ऐड कर सकते हो कि हाँ भाई, कोई भी धातु हो या मारस उपरस साधारण हो, कुछ भी हो, उसको शोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। तो शोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है इन जनरल कि अशुद्ध धातु यूज करने पर वो अनेक रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है, बल वीर्य का क्षय करने वाला होता है, ये तो कॉमन चीज आप लिख सकते हो, ठीक है। रोगों की बात करें तो जिनके कॉन्सेप्ट अपन को क्लियर हैं, जैसे कि तांबा है वो टॉक्सिक होता है, तो वो स्किन पे इन पे असर डालेगा, तो उनका अलग स्पेशल लिख दो, ठीक है, कुष्ठ रोग वगैरह करने वाला। कुछ के जिनके बता नहीं रखे होते, रसायन क्या करता है, सभी बीमारियों में काम करता है, तो सारी जितनी आपको बीमारियों के नाम याद है वो सब लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अशुद्ध का सेवन करने से क्या क्या रोग हो रहे हैं यहाँ पे, प्रमेह, गुल्म, हृदय रोग, ठीक है, शूल, अर्श, काश, श्वास, छर्दी, कांतिनाशक, कुष्ठ, किलाश, पांडु, शोथ, ये सारे के सारी चीजें इसने ऐड कर दी, ठीक है। मतलब सा ग्रंथ में सब कुछ बता रखा है, आयुर्वेद प्रकाश में या रस तरंगिणी में। तो आप जो मन में है वो रोग लिख लो, बस कुछ स्पेसिफिक रोग जरूर याद रखना, जैसे कि शिलाजतु जैसी चीज है, उसका अगर आप अशुद्ध शिलाजतु का सेवन करो तो वो क्या है कि जो ट्रैक है उसको रोकने का काम करेगी, तो मूत्र कृच्छ वगैरह हो गए, इनमें काम आ जाती है। तो कुछ स्पेसिफिक चीजें जो है ना वो जरूर याद रखना, ठीक है। तांबा है, तांबा टॉक्सिन होता है तो वमन आदि करवाएगा ज्यादा, ठीक है, तो वो याद कर लेना। तो इस तरह से कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं कुछ कुछ धातुओं के, कुछ स्पेसिफिक रोग होते हैं, उनको जरूर याद रख लेना। बाकी तो क्या है, नॉर्मल है, आपको सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अब शोधन की बात करें तो सामान्य शोधन आपको पता ही था, तेले तक्रे गवाम मूत्रे वाला जो है, हरि ही आरनाले कुलत्तजे, तो इसमें प्रत्येक में 7 7 बार निर्वाप करना है, गर्म करके निर्वाप करना, ये अपने जो है क्या हो गया, सामान्य शोधन, ठीक है। फिर एक है ना और सामान्य शोधन में ही आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन जनरल इसी विधि से जो है इसका शोधन किया जाता है। कौन सी विधि है कि खुरक वंग को लोह दर्वी यानी लोहे की कढ़ाई में डाला, ठीक है, फिर उसको जो है अग्नि देते हैं और पिघलाते हैं। जब वो लोह दर्वी में पिघल जाता है, दूसरी ओर क्या करते हैं, एक मूसा में या एक ना मतलब
पात्र में जो है चूर्णोदक भर देते हैं। ठीक है, उस चूर्णोदक को में भर दिया अपन ने, रख दिया चूर्णोदक बना के। फिर जो वो अपनी क्या बोलते हैं, ये पिघला हुआ वंग था ना, उसको उस चूर्णोदक में डालते हैं। अब उस चूर्णोदक में डालते वक्त क्या सावधानी रखते हैं कि वो जो बाल्टी या फिर वो जो मूशा थी ना, उसको एक पिदान या ढक्कन से ढक देते हैं, जिसमें एक छोटा सा छेद होता है। उस छेद के थ्रू जो है वो वंग उस चूर्णोदक में डालते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वंग जो होती है जैसे ही उस चूर्णोदक के कांटेक्ट में आती है या किसी भी द्रव के कांटेक्ट में आती है ना, तो उसमें विस्फोट टाइप होने लगते हैं। इसलिए जो है उसको क्या है कि ढककर रखना चाहिए, ताकि क्या है, अगर उसका कोई विस्फोट उठे तो आपको यानी जो वंग शोधन कर रहा है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर वंग का इस प्रकार से शोधन करना चाहिए। वापस बता रहा हूँ विधि, कि जो भी वंग है, खुरक वंग है, उसको लोह दर्वी में रखकर अग्नि में अच्छी प्रकार से पिघलाएं। फिर एक बाल्टी में चूर्णोदक भर के उसके ऊपर छिद्र युक्त पिधानक रखकर उसमें से वंग को चूर्णोदक में ढालन करें। इस प्रकार चूर्णोदक बदलते हुए 7 बार बुझाने पर वंग जो है वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, अब ये जो अपन ने यूज किया मूषा और पिधान युक्त मूषा, छिद्र युक्त पिधान युक्त मूषा, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? पिठर यंत्र बोलते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना नाम, पिठर यंत्र। तो इस प्रकार से जो है सामान्य शोधन हो गया वंग का। अब विशेष शोधन अपन देख लेते हैं। तो वंग को पिघलाकर हरिद्रा चूर्ण मिश्रित निर्गुंडी स्वरस में 3 बार बुझाने पर विशेष शोधन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चूर्णोदक की जगह अपन ने क्या लिया, एक तरह से हरिद्रा चूर्ण मिश्रित निर्गुंडी। ठीक है, बस ये याद रखना। फिर उसके बाद दूसरा आता है, वंग को लोह द्रव्य में पिघलाकर अर्क दुग्ध में 7 बार बुझाने पर वंग उत्तम रूप से शुद्ध हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बात ये याद रखनी है कि जैसे अर्क दुग्ध आपने काम में लिया या फिर अपन ने चूर्णोदक काम में लिया, वो हर बार बुझाने पर बदलते रहना है। पहली बार जिस मतलब चूर्णोदक में बुझाया है ना, अगली बार वही चूर्णोदक प्रयोग नहीं करना है, उसे बदल देना है फ्रेश चूर्णोदक से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है शोधन करना है वंग का। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि वंग शोधन में क्या सावधानी रखनी चाहिए, कि पिघले हुए वंग को द्रव में डालने पर बड़ी तेजी से बाहर की ओर शब्द सहित विस्फोट निकलता है। अतः शोधन करते समय रुद्ध करने की समुचित व्यवस्था करके स्वयं की सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बता रखी है। अब आता है अपने शोधन के बाद मारण। ठीक है, मारण जो है वो एक तरह से भस्म निर्माण हो गया। अब आपको बुक में मिलेगा एक वंग जारण। ठीक है, जारण मतलब पचाना। ठीक है, तो वो वही चीज है यहाँ पे कि केवल पारद का ही जारण नहीं होता, बाकी चीजों का भी जारण होता है। ठीक है, बाकी धातु महारस उपरस का भी जारणा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वंग की जारणा अपन करते हैं अपामार के पंचांग चूर्ण से। ठीक है, मतलब पंचांग लेते हैं अपामार का और उसमें जो है जारणा करते हैं किसकी, वंग की। ठीक है, तो आप बुक में एक बार पढ़ लेना, आपके वैसे सिलेबस का वो टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आप पढ़ लेना कुछ और समझ नहीं आएगा ना, तो वो मैं आपको कल की क्लास में या आज शाम की क्लास में जो है स्टार्टिंग में ही समझा दूंगा कि हाँ भाई वंग जारण की क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो एक बार आप पढ़ लेना वो, और नहीं समझ आए तो बेझिझक ग्रुप पे या फिर पर्सनल मैसेज करके कैसे भी आप पूछ लेना। आप लोगों को एक तो क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, अब तो वंग मारण पढ़ते हैं अपन। तो पलाश मूल तो क्वाद से हड़ताल का मर्दन मर्दन करके वंग पत्र पर लेप कर शराव संपुट में रखकर 3 से 4 लघुपुट देने पर वंग की जो है भस्म बन जाती है। तो वंग की भस्म का किससे बनी? हड़ताल से। कैसे बनी? पलाश मूल त्वक्वात बनाया, उसमें क्या है, हड़ताल का अच्छी प्रकार से मर्दन करके एक लेप टाइप बना लिया। अब इस लेप को वंग पत्रों पर लगा दिया। ठीक है, फिर शराव संपुट में रखकर 3 से 4 लघु पुट दिए। इस प्रकार से जो है वंग की जो है भस्म तैयार हो गई। ठीक है, अब वंग भस्म के और भी भस्मीकरण की अलग अलग विधियां बता रखी है, पारद से भी भस्म निर्माण बता रखा है। ठीक है, बल्ला तक तेल का लेप करके और जो है इमली पीपल पलाश की सूखी लकड़ी की अग्नि में पाक करने पर वंग भस्म हो जाती है। इस तरह से कई विधियां और बता रखी है, लेकिन आप एक ही विधि याद कर लो, मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, एक स्पेसिफिक परीक्षा वंग भस्म के लिए होती है, क्षारहीनता परीक्षा। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि वंग भस्म को बार बार जल से प्रक्षालित करते हैं। फिर प्रक्षालन करने के बाद जो वो जल होता है ना, उस जल में लिटमस पत्र लेके जाते हैं। कौन सा? रेड लिटमस पत्र। अगर वो रेड लिटमस पत्र ब्लू हो रहा है तो मतलब वंग भस्म क्षारीय है। अगर वो यथावत रहे यानी उसका कलर चेंज नहीं हो, तो फिर क्या है कि वो वंग भस्म श्रेष्ठ है या अच्छी है। ठीक है,
ये चीज याद रखना। फिर अपना आता है वंग भस्म के गुण। तो रस में तिक्त, वीर्य में शीत। अब यहाँ पे वीर्य का एक डाउटफुल रहता है, कई जगह आपको ये बताएगा वंग भस्म उष्ण उष्ण होती है। तो उसके लिए क्या रीजन बता रखा है शीत उष्ण होने का, कि अगर आपने वंग भस्म का निर्माण हड़ताल, गंधक आदि उष्ण द्रव्यों से मारण करके किया है तो वो उष्ण होगी, ठीक है। और यदि यवक क्षार, चिंचा यानी इमली क्षार, इनसे मारित किया है या इनसे मारण किया है तो वो वंग भस्म शीत गुणों से युक्त होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बता रखा है कि वंग भस्म का वीर्य शीत भी हो सकता है या उष्ण भी हो सकता है। इन जनरल शीत भस्म, शीत वीर्य होता है, ठीक है। गुण लघु तीक्ष्ण रूक्ष होता है। यह वात प्रकोपक, मेदो रोग, कफ रोग नाशक होती है। कृमिहर होती है, प्रमेहर होती है, वृश्य, दीपन, पाचन, रुचिकर, बुद्धिवर्धक, सौंदर्य कारक, ठीक है। धातु वृद्धिकर, क्षयहर, ये आप सब में लिख सकते हो। जनरली धातुएं क्या होती है, इम्यूनिटी बूस्ट करना होती है। क्यों? क्योंकि जो अपन माइनर फॉर्म में लेते हैं क्या, मिनरल्स वगैरह, वो बॉडी में अलग अलग फिजियोलॉजी में कई काम करते हैं, जैसे कि कॉपर के अलग काम होते हैं, ठीक है, और आयरन के अलग काम होते हैं, हीमोग्लोबिन वगैरह बनाना है सब, ठीक है। जिंक के अलग काम होता है, इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी काम करता है वो। तो इस तरह से अलग अलग जो मेटल्स होती है, उनके मिनरल्स होते हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे है, आप धातु वृद्धि कर भी होगा, क्षय को हरने वाला भी होगा, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। मात्रा इसकी बात करें तो 1 से 2 रत्ती मात्रा है। अनुपान मधु, घृत, दुग्ध, मक्खन आदि, ठीक है। या रोग अधिकार के अनुसार, रोग के अनुसार जो है इसमें अनुपान अपन दे सकते हैं, ठीक है। फिर जो है वंग भस्म सेवन जन्य विकार शमनोपाय, कि भाई किसी की रोगी को आपने वंग भस्म दे दी और उसके कोई साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा है, वो उल्टियां कर रहा है या फिर उसके पेट में जो है पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, या फिर उसके सिर दर्द जैसे लक्षण दिख रहे हैं, या कोई और तरह का जो लक्षण दिख रहा है, ऐसी स्थिति में क्या करना है, मेषरंगी के चूर्ण में मिश्री मिलाकर 3 दिन तक सेवन करने पर जो है वो जो इतने भी कॉम्प्लिकेशन थे वो सबसाइड हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके प्रमुख योगों की बात करें तो त्रिवंग भस्म, स्वर्ण वंग, नित्यानंद रस, इंदुवटी, पुष्प धनवाद रस, ये इसके कुछ जो है अपन क्या बोल सकते हैं, इसके प्रमुख योग है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना वंग जो है कंप्लीट होता है। वंग क्या 10 है, ठीक है, ऐसे है। अब अपन बात करते हैं लेड की। लेड के कई एग्जांपल्स है लोग नॉर्मल लाइफ में भी, जैसे अपनी पेंसिल आती है एचबी पेंसिल, नटराज वगैरह की, उसमें भी जो वो ब्लैकिश पार्ट होता है जिससे अपन लिखते हैं, वो क्या है, लेड ही है। इसके अलावा लेड का जो है, जो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह इन जगहों पे जो है बहुत काम आते हैं, उनके बहुत यूजेस होते हैं, तो वो भी एक तरह से लेड का यूज हो गया। बाकी अपने रस शास्त्र में अपन जो है धातुवाद, देहवाद के लिए लेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में अपन चिकित्सावाद यानी चिकित्सा कर्मों के लिए लेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। संस्कृत नाम नाग है, हिंदी नाम सीसा है, अंग्रेजी में इसको लेड बोलते हैं, और इसका डिनोट अपन किससे करते हैं, पीबी से। क्यों? क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या है, प्लम्बम, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप याद रख ही लोगे। फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट 325 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्रम बताया था, नाग से थोड़ा लाइट होता है वंग, वंग से थोड़ा हल्का होता है जिंक, ऐसा कुछ करके क्रम बताया था मैंने आपको। तो वो चीज आप याद रखना कि लेड में तो क्या है 325 डिग्री जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट 1525 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से है। परमाणु भार इसका 207.22 होता है। ये आपको बुक में मिल जाएंगी सारी डिटेल। अब नाग के पर्याय, नाग नाम से याद आ रहा है, जितने सर्प के पर्याय होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। शीर्षक, शीशक, शीश, नागक, भुजंग, ठीक है। ये जो है ना सर्प के पर्याय हैं, तो इसलिए यहाँ पे वो सारे ना नाग के पर्याय होंगे, ठीक है। जैसे शीशक हो गया, शीशक, शीस, नागक, भुजंग, ये सर्प के नाम जो है, ठीक है। कुवंगक, कुरंग, सिंदूर कारण, ठीक है, वब्र, योगिष्ट, ये सारे जो हैं इसके अलग अलग पर्याय बताए गए। इनमें से आप 4-5 पर्याय जो है याद रख लेना, ठीक है। फिर इसमें अपन बात करें इतिहास की, तो इतिहास में इसका प्रयोग कई जगह देखने को मिलता है। चरक संहिता से इसका प्रयोग शुरू हो जाता है। सुश्रुत संहिता, कौटिल्य अर्थशास्त्र, बृहद संहिता, इन सब जगहों पे जो है नाग का या शीशे का जो है वर्णन बताया गया है। उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बताया ही था जब आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि वासुकी नाग से उत्पत्ति हुई है। तो पौराणिक कथा क्या है कि कोई सर्पराज भोगी नाम का एक राजा था, उसकी अति सुंदर कन्या थी, उसको देखकर वासुकी सर्प का जो है वीर्य स्खलित हो गया। तो वो वीर्य क्या है, जो नाग या लेड धातु है उसमें परिवर्तित हो गया।
अब कितनी सच्चाई इसमें तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ऐसी पौराणिक मान्यताएं चलती हैं। ठीक है, तो बस वो उत्पत्ति अगर आपसे पूछे तो आपको बस ये लिखना है वासुकी सर्प से जो है इसकी नाक की उत्पत्ति हुई है, बस। ठीक है, तो परिचय में बात करें तो शीश मृदु होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है। आघात वर्धनीय, मतलब उसको घात कर करके जो है उसकी पतली चद्दरें बना सकते हैं। द्रुत द्रावी यानी आसान जल्दी से पिघलने वाला। मलिन सी श्वेत वर्ण की चमकीली धातु है। कागज पर घिसने पर यह है काली रेखाएं जो है बनाती है। ठीक है, नाखून से खुरची जा सकती है, वायु में रखने पर इसमें जंग नहीं लगती है। ठीक है, और ज्यादा दिन तक वायु में रखोगे तो वो दूसर मलिन हो जाती है। वर्षा जल का इस पर शीघ्र ही प्रभाव हो जाता है। क्यों? आजकल के जो वर्षाएं होती है वो कैसी होती है? एसिड रेन टाइप की, तो उसका इस पर शीघ्र प्रभाव होता है। इसका मुख्य खनिज क्या होता है? गैलेना, जिससे इसको अपन प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इन जनरल ये गंधक के साथ जो है युक्तावस्था में यानी खनिज के रूप में मिलती है। ठीक है, प्राप्ति स्थान की बात करें तो कहाँ कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मैक्सिको, बर्मा आदि देशों में पाई जाती है। भारत में राजस्थान में आबू या तारा आबू जो प्रदेश है उसमें तारागढ़ में मिलती है। ठीक है, पंजाब, झारखंड, बिहार, कश्मीर, तमिलनाडु, इन सब जगहों पे जो है इसकी प्राप्ति होती है। भेद की बात करें तो कुमार और समल दो भेद हैं। कुमार नाग गुणों में श्रेष्ठ होने से इसी का जो है चिकित्सा रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो अपन ग्राह्य नाग के लक्षण पढ़ रहे हैं असल में किसके लक्षण है? कुमार नाग या कुमार लैड के। ठीक है, अग्नि पर शीघ्र द्रवित होने वाला, भार युक्त, काटने पर अंदर से कृष्ण वर्ण का। ठीक है, चमकदार, दुर्गंधित। अब चूंकि पूती लोहा में अपन ने पढ़ा है जो दुर्गंध करते हो, तो इसलिए यहाँ पे दुर्गंधित बोला है। बाहर से देखने में काला नाग श्रेष्ठ होता है। ठीक है, ये इस प्रकार के इसके गुण हो गए। फिर एक आता है अग्राह्य नाग, जिसमें अपन के मेनली किसको पढ़ते हैं? समल नाग को। सैमल नाम से पता लग रहा है इसमें अशुद्धियां बहुत ज्यादा हो। तो वो कैसा होगा? बाहर से श्वेत दिखने वाला होता है, वो भारहीन होता है, वो रुक्ष होता है, चमक रहित होता है, अन्य धातु मिश्रित यानी मलयुक्त होता है, देर से द्रवित होने वाला होता है। इस प्रकार से जो है अग्राह्य या फिर आप समल नाग के जो है वो गुण आप जान सकते हो। ठीक है, वही फिर आता है वही शोधन का क्या प्रयोजन है, क्यों शोधन करना जरूरी है? तो मलयुक्त होता है यानी अशुद्धियों युक्त होता है, अन्य खनिजों युक्त होता है, तो वो क्या करेगा? बॉडी में जाके नुकसान करेगा, अनेक रोगों को उत्पन्न करेगा, बलवीर्य की हानि करेगा। तो वो सब चीजें आप लिख सकते हो, इसलिए उसका क्या है? शोधन करके और फिर उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, शोधन मारण करके। अब शोधन की विधि, तो सामान्य शोधन आपको पता ही है, वो तो बार बार बताने की जरूरत है ही नहीं। एक विशिष्ट शोधन में वैसे तो दो तीन विधियां बता रखी है। एक तो अपने जो वंग की थी वही विधि है कि द्रवित नाग को पिठर यंत्र में चूर्णोदक भर के 7 बार बुझाने पर नाग शुद्ध हो जाता है। ठीक है, और वही सावधानी रखनी है जो वंग के टाइम बताई थी कि वो इस विस्फोट वगैरह वाली। तो एक विधि तो आपको वो वंग वाली याद हो गई। और अब आते हैं नाग की जो विशेष शोधन की स्पेशल विधि है वो। तो नाग को द्रवित कर उसके षोडशांश निर्गुंडी मूल त्वक चूर्ण, रेणुका बीज चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण मिश्रित निर्गुंडी पत्र स्वरस में 3 बार बुझाने पर जो है वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि पहला स्टेप आपने क्या किया कि नाग जो है ना लेड धातु है उसको द्रवित किया एक तरफ, दूसरी तरफ आपने क्या किया? चूर्ण तैयार किए, किसके? निर्गुंडी मूल त्वक चूर्ण एक, ठीक है, दूसरा रेणुका बीज चूर्ण और तीसरा हरिद्रा चूर्ण। इन तीनों के चूर्ण ले लिए। उन तीनों चूर्णों को एकत्र करके किसमें डाल दिया? निर्गुंडी पत्र स्वरस में। तो ये एक योग तैयार हो गया अपना लिक्विड। ठीक है, इस लिक्विड में कितनी बार? 3 बार बुझाना है इस द्रवित नाग को। ठीक है, समझ में आ गया विधि? एक तरफ आपने क्या किया? नाग का द्रवीकरण किया, उसको लिक्विड बनाया, मेल्ट किया। दूसरी तरफ आपने 3 चूर्ण तैयार किए, निर्गुंडी मूल त्वक चूर्ण और रेणुका बीज चूर्ण और हरिद्रा चूर्ण। ठीक है, इन चूर्णों को निर्गुंडी पत्ते स्वरस में डालकर घोल लिया अच्छे से। ठीक है, अब इस घोल में जो है 3 बार बुझाना है इस द्रवित नाग को। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसका विशेष शोधन भी अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, अब मारण की बात करें तो मारण मैंने बता रहा हूँ। तो क्या है? मनशिला और गंधक के द्वारा इसका मारण करते हैं। तो विधि क्या है यहाँ पे कि शुद्ध नाग को एक लोहे की कढ़ाई में डालकर चूल्हे पर चढ़ाकर अग्नि में पिघलाएं। ठीक है, तो मतलब नाग को जो है लोहे की कढ़ाई में चढ़ाकर और अग्नि पर पिघला दिया। पिघल जाने पर उसमें समान भाग मनशिला चूर्ण का थोड़ा थोड़ा आवाप करते हुए एक लोहे की कढ़ाई में चलाते जाएं। मतलब मनशिला कितनी लेनी है?
उसके समान भाग लेनी है नाग के, जितना आपने नाग लिया। मानो आपने नाग लिया 10 ग्राम, तो मनेशिला भी 10 ग्राम ही लेनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 ग्राम मनेशिला एक साथ ही डाल दी, धीरे धीरे करके उसका आवाप करते हैं, धीरे धीरे करके उसकी मिक्सिंग करते हैं। और उस दौरान क्या है, कड़छी से क्या है जो अपनी नाग धातु है उसको चलाते रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा तब तक करना चाहिए जब तक नाग संपूर्ण रूप से भस्म न हो जाए। यानी ऐसा तब तक करते रहना चाहिए जब तक नाग जो है ना, वो धातु, वो लिक्विड थी, वो एक चूर्ण रूप में ना कन्वर्ट हो जाए, भस्म रूप में ना कन्वर्ट हो जाए। स्वांशित होने पर भस्म को निकालकर समभाग शुद्ध गंधक मिलाकर नींबू स्वरस से मर्दन करके चक्रिका बनाकर सुखाएं। आगे क्या है, जो अपनी सामान्य मारण की विधियां होती हैं कि भाई भावना दी। अब यहाँ पे भावना किसकी दी है? नींबू स्वरस की। ठीक है, कैसे दी है कि जो अपन ने जो हड़ताल मिला के जो है, सॉरी, मनेशिला मिला के जो अपन ने मारण किया था, जो भस्मीभूत किया था, उस भस्म में थोड़ा सा समान भाग गंधक मिलाकर और फिर नींबू स्वरस की भावना दी, फिर चक्रिकाएं बनाई, उनको सुखाया, फिर शराब संपुट करके कुक्कुट पुट की अग्नि दी। ठीक है, और 3 बार पुटपाक करने पर, 3 बार कुक्कुट पुटपाक करने पर जो है वो अपनी नाग भस्म तैयार हो जाती है। समझ में आई विधि नाग भस्म की? सबसे पहले पहला स्टेप क्या किया कि जो अपनी नाग थी, धातु थी, उसको पिघलाया। दूसरा स्टेप क्या किया, उस पिघली हुई नाग धातु में समभाग मनेशिला चूर्ण मिलाया, लेकिन ऐसा नहीं एक साथ मिलाया हो, थोड़ा थोड़ा करके आवाप के रूप में धीरे धीरे उसको मिक्स किया। मिक्सिंग करते वक्त क्या था, कड़छी चलाते रहे। ठीक है, अब धीरे धीरे मिक्स होने से क्या हुआ, मनेशिला नाग को तोड़ता है। ठीक है, अपन ने जब शोधन स्टार्टिंग में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि जो है अपने नाक का मारण किसके द्वारा होता है? मनेशिला के द्वारा। तो उस वक्त मैंने बताया था कि मनेशिला डालते जाओ उसको, तो वो भस्मीभूत होता रहेगा। तो यहाँ धीरे धीरे मनेशिला ऐड होने के कारण क्या हुआ कि वो द्रव रूप नहीं रह के चूर्ण रूप में बदलने लग गया, धीरे धीरे भस्म रूप में बदलने लग गया। ठीक है, तो जब वो पूरी तरह भस्मीभूत हो गया, फिर तीसरा स्टेप अपन ने किया स्वांगशीत करने का उसको, कि उसको भाई ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर ठंडा हो गया तीसरे स्टेप में। चौथे स्टेप में अपन ने क्या किया, उसमें समान भाग में शुद्ध गंधक मिलाया और नींबू स्वरस की भावना दी। नींबू स्वरस की भावना देके चक्री का निर्माण कराया। ठीक है, अब ये चक्रिका को क्या किया अपन ने? शराव संपुट किया। पांचवें स्टेप में शराव संपुट, और छठे स्टेप में 3 बार कुक्कुट फुट से पाक किया, यानी 3 बार यही कुक्कुट फुट पाक किया। ठीक है, 3 बार कैसे किया? पहले कुक्कुट फुट पाक करके भस्म निर्माण कर लिया, फिर उस भस्म को वापस नींबू स्वरस की भावना देकर जो है, और चक्रिका बनाकर सुखाकर, और उसका वापस भस्मीकरण किया कुक्कुट फुट पे, फिर वापस ये तीसरी बार किया। इस तरह से 3 बार करने पर जो है अपने क्या बोलते हैं, नाग धातु की जो है शुद्ध भस्म अपन को प्राप्त हो गई। ठीक है, अब एक आता है षष्टी पुट नाग मारण। ये भी बताया गया है कई जगह। तो ये कहाँ बताया गया है? रस रत्न समुच्चय में ही। ठीक है, षष्टी पुट नाग भस्म, नाम से पता लग रहा है यहाँ पे कितने पुट दिए हैं? 60 पुट दिए हैं। ठीक है, तो इसकी विधि क्या है? पिघली हुई नाग में चौथाई भाग इमली एवं अश्वत्थ की छाल का चूर्ण थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए जाना करें। जो मैंने कहा बताया था ना, चूर्णीभूत करें, उसको चूर्ण बनाएं। ठीक है, नाग भस्म जैसा होने पर स्वांशित हो करें, मतलब नाग जब वो धातु भस्म जैसी हो जाए, चूर्ण रूप में हो जाए, तो उसको स्वांशित करें। फिर खल्व में डालकर इस भस्म में बराबर शुद्ध मनेशिला मिलाकर बिजोरा सॉरी, बिजोरा नींबू स्वरस से अच्छी प्रकार से घोट कर इसको सुखाएं। ठीक है, इसकी चक्रिका बना दें। फिर शराब संपुट में पुट पाक करें। ठीक है, स्वांक्षित होने पर पुनः भस्म का 20वां भाग शुद्ध मनेशिला मिलाकर नींबू स्वरस से मर्दन करके शराब संपुट में पाक करें। इस प्रकार 60 बार पुट देने पर जो है नाक की निरुद्ध भस्म तैयार हो जाती है। ठीक है, ये 2 प्रकार की विधियां बता रखी हैं। एक जो है मैंने मारण की विधि आपको बताई थी, मनेशिला वाली, धीरे धीरे मनेशिला का आवाप करते हुए चूर्णीभूत किया, और फिर उसके बाद जो है उसमें शुद्ध गंधक मिलाकर संभाग और नींबू स्वरस की मर्दन करके चक्रिका बनाकर और शराब संपुट किया, और 3 कुक्कुट पुट की अग्नि दी। तो एक तो विधि वो हो गई मारण की, और दूसरी विधि है षष्टी पुट नाग मारण विधि। ये एक अलग विधि बताई गई है, तो ये भी आप याद रखना। इसके अलावा आप बुक में पढ़ोगे तो पारद और गंधक के द्वारा भी जो है नाग का मारण किया गया है। तो वो आप एक बार रीडिंग मार देना, बुक में कोई इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी पढ़ लेना आप एक बार बुक का पूरा। नाग भस्म के वर्ण की बात करें तो कज्जल सदृश या सिंदूराब पीत वर्ण का होता है। भस्म मात्रा की बात करें तो 1/4 से 1 रत्ती तक इसकी मात्रा बताई गई है। अनुपान की बात करें तो पहली बात तो रोगानुसार लिखना है आपको,
दूसरी बात कुछ में स्पेसिफिक होता है, जैसे यहाँ पे मधु और विविध रोग हर स्वरस या क्वाथ आदि के साथ इसका बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे रोगानुसार से मतलब क्या है कि अगर भाई वातज रोग है तो उसके अकॉर्डिंग स्वरस आदि यूज करेंगे, जो वातनाशक द्रव्य होंगे उनके। ठीक है, कफज है तो कफनाशक द्रव्यों के स्वरस आदि का प्रयोग करेंगे, पित्तज है तो पित्तज के स्वरस आदि का प्रयोग अपन करेंगे। इस प्रकार से जो है अनुपान चेंज हो जाता है रोग के अकॉर्डिंग। ठीक है, भस्म के गुण की बात करें तो रस में तिक्त मधुर होती है, वीर्य में उष्ण होती है, गुण में गुरु स्निग्ध एवं सर होती है, कर्म लेखन बल्य दीपन प्रमेहग्न। ठीक है, वृश्य चक्षुष्य कांतिप्रद, ये सारे इसके जो है गुण हो गए। ठीक है, सेवन जन्य विकार शमनोपाय के लिए क्या करते हैं अपन, जैसे आप किसी ने आप नाग भस्म का सेवन किया और उसको साइड इफेक्ट दिखाई दिए, ठीक है, उसको प्रॉब्लम हुई इससे, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, स्वर्ण भस्म एवं हरित की चूर्ण को शर्करा के साथ 3 दिन तक सेवन करने को देना चाहिए। इससे क्या होता है, अपक्व नाग भस्म जनित जो रोग होते हैं उनका शमन हो जाता है। अब इसके प्रमुख योगों की बात करते हो, सूची का भरण रस, प्रियंग भस्म, ठीक है, नृप्ति वल्लभ रस, माणिक्य रस और गर्भपाल रस। तो गर्भपाल रस आपके सिलेबस में है, वो अपन जब पढ़ लेंगे। ठीक है, माणिक्य रस ये भी एक इम्पोर्टेंट योग है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, कई रोगों में प्रयोग आता है। तो इस प्रकार से जो है आपके आज नाग और वंग दोनों कंप्लीट हो गए हैं। मैं चाहता तो यशद भी कंप्लीट करना चाहता, पर आधा घंटा अपना हो चुका है। ठीक है, तो ये शाम को करेंगे अपन यशद, और जो अपनी मिश्र लोहा है उनको शाम को 1 घंटे की क्लास में कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, आज आज में अपन धातु प्रकरण कंप्लीट कर लेंगे। कल की शुरुआत अपन किससे करेंगे, जो ट्रिक्स है इससे रिलेटेड शोधन मारण की, उसके बारे में बात करके। ठीक है, तो कल अपन रत्न प्रकरण शुरू करेंगे। अच्छा, आप लोग अगर चाहो तो कल सुबह के आधे घंटे की क्लास में धातुओं के ट्रिक्स बताने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर कर लूं, धातु प्रकरण और महारस उपरस साधारण रस से रिलेटेड, क्योंकि पारस प्रकरण तक का तो मैं एक बार आपसे इन जनरल पूछ चुका हूँ। ठीक है, पर महारस उपरस साधारण रस अभी पूछे नहीं है मैंने, और ना ही अब धातु प्रकरण अभी तक का ज्यादा पूछा है। तो अगर आप लोगों को लगे तो ग्रुप में एक बार मेरे को बता देना, मैं वो पूछ लूंगा फिर। ठीक है, एंड करता हूँ अभी क्लास, शाम को मिलते हैं।